स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हरियाणा सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीए, एसए, एमटीएस या फिर पोस्टमैन, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। But is the maximum limit of denomination amount for opening an RD account? आरडी खाता खोलने के लिए मूल्य वर्ग राशि की अधिकतम सीमा क्या है? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। इस तरह की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब देखो आरडी का अकाउंट जो है मिनिमम 100 रुपये से खोला जा सकता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है तो 100 रुपीज़ आपका आंसर हो जाना था। आगे पूछा जाता कि कितने रुपए के डिनोमिनेशन में खोला जा सकता है या कितने रुपए के मूल्य वर्ग में इसको खोला जा सकता है तो क्या आ जाना था? 10 रुपये। अब 100 रुपये के बाद अगर आप आरडी का अकाउंट इससे ज़्यादा पैसे का खोलना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो आप 110 रुपये का खोल सकते हैं, 120 का खोल सकते हैं, यानी कि 10 रुपये के डिनोमिनेशन में आप खोल सकते हैं। 130, 140 इस तरह से ये खोला जा सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। अब दूसरी बात चलते हैं, आरडी का अकाउंट जो है आप जितने चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बात की भी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो इसमें 5 अकाउंट ओपन करें, आप चाहे 50 करें, इसमें कोई भी ऐसी लिमिट भी नहीं है कि आरडी का अकाउंट एक ही खुलेगा। जैसे सेविंग का अकाउंट होता है, सेविंग का अकाउंट एक व्यक्ति के द्वारा, अगर सिंगल अकाउंट की बात करें तो एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया तो वो भी एक ही खोला जाएगा। तो इस तरह से इसमें कोई लिमिट नहीं रहती। आरडी में आप जितने चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एसएसए में जैसे एक लड़की के नाम पर एक ही अकाउंट खुलेगा, इस तरह से ये रहता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। मैक्सिमम डिनोमिनेशन वाली कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डिनोमिनेशन कितना है? 100 रुपीज़ है। इससे आगे चलेंगे तो 10 रुपए के डिनोमिनेशन में इसको खोला जाएगा। How many maximum individual adults are allowed to open MIS jointly? अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से MIS खाता खोलने की अनुमति है? 3, 2, 1 या फिर 4? करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। MIS का खाता जो है 3 वयस्क मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ध्यान रखना कितनी आ जाएगी? 9 लाख रुपए आ जाएगी। इसमें दो तरह से अकाउंट खोला जाता है, या तो सिंगल खोला जाएगा। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम जो लिमिट रहती है वो कितनी रहती है? 4.5 लाख रुपए रहती है। वहीं पे ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, ज्वाइंट अकाउंट में यही जो लिमिट रहती है 9 लाख रुपए रहती है। अब सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए है। ज्वाइंट अकाउंट में चाहे उसको 2 वयस्क मिलकर खुलवाएंगे, चाहे 3 वयस्क मिलकर खुलवाएंगे, 9 लाख रुपए लिमिट हो जाएगी। अब ये मत करना कि 3 वयस्क मिलकर खुलवा सकते हैं तो सिंगल की 4.5 है तो 4.5 को 3 से गुना करके कर देना, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें ज्वाइंट अकाउंट में चाहे 2 अडल्ट मिलकर खुलवाएंगे, चाहे 3 अडल्ट मिलकर खुलवाएंगे, 9 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन अमंगेस्ट फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। डाकघर बचत खाता के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प चिन्हित करें। नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। खाता खोलते समय नामांकन जो अब अनिवार्य होता है। पोस्ट ऑफिस में कोई भी सेविंग का अकाउंट ओपन करेगा तो उसके लिए उसे नॉमिनेशन, जिसे बारिश कहा जाता है, वो अनिवार्य है। अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई ना कोई नामांकन वहां पे दर्ज करवाना पड़ेगा। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड बाय एन इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट। एक व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको आरडी का ऊपर एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, आरडी का अकाउंट ओपन करता है। आरडी का अकाउंट ओपन कैसे करेगा? वो जितने चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेविंग के अकाउंट में लिमिट होती है। सिंगल अकाउंट, एकल खाता एक ही खोला जाएगा, तो ये वाली यहाँ पे लिमिट बिल्कुल सही आ जाएगी। कन्वर्जन ऑफ सिंगल टू ज्वाइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज अलाउड। यहाँ पे क्या पूछा गया? एकल खाते को संयुक्त खाते में या इसके विपरीत परिवर्तन की अनुमति है। तो इसका सही आंसर, आगे चलते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट ₹50। न्यूनतम निकासी की राशि की बात करें तो 50 रुपये है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? गलत। हमें क्या बताना है? हमें बताना है गलत विकल्प जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो थर्ड की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी।
एकल खाते को संयुक्त खाते में या इसके विपरीत परिवर्तन की अनुमति है? क्या ऐसा नहीं है? क्यों नहीं है? अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवा लिया तो वो सिंगल ही रहेगा, आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया तो वो ज्वाइंट ही रहेगा। आप ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंगल को ज्वाइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट है इसमें कि सेविंग अकाउंट में अकाउंट ओपन करते समय नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति के नाम पर केवल सेविंग का एक ही सिंगल अकाउंट खोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट की बात करें 50 रुपीज़ है। अब यहाँ पे जब खाता खोला जाता है सेविंग का मिनिमम जो है वो 500 रुपीज़ से खोला जा सकता है। अब इसमें जब बाद में आप डिपॉजिट करना चाहेंगे तो मिनिमम कम से कम जो डिपॉजिट किया जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। सॉरी, डिपॉजिट की बात करें वो कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में 500 रुपये का अकाउंट ओपन करते हैं, बाद में जब आप डिपॉजिट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में कम से कम आपको 10 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिनिमम लिमिट है, इससे कम नहीं कर पाएंगे। क्या 10 रुपये मिनिमम हो जाएगा। आगे चलते हैं, विड्रॉ की बात करते हैं। अब 500 रुपये का अपना अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि 500 इससे नीचे तो जाएगा नहीं बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 600 रुपीज़ का बैलेंस है, आप इसमें विड्रॉ करना चाहते हैं तो कम से कम आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 50 रुपये। ये मिनिमम लिमिट है विड्रॉल करने की। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें, मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम विड्रॉल की अदर सोल में 50,000 है, लेकिन दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। इंडिया पोस्ट offers a unique advertisement concept to help the Indian corporate and the government organizations reach potential customers through। इंडिया पोस्ट भारतीय कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए किसके माध्यम से एक अनूठी विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है? रिटेल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ई पोस्ट या फिर डायरेक्ट पोस्ट? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या मीडिया पोस्ट के माध्यम से, मीडिया पोस्ट में अलग अलग चीजें मिल जाती हैं विज्ञापन देने के लिए। पोस्ट ऑफिस परमिसेस का यूज किया जाता है, पोस्टल स्टेशनरी का है। पोस्टल स्टेशनरी में क्या आ जाएंगी? पोस्ट ऑफिस की जो पासबुक होती हैं या फिर उसमें मनी ऑर्डर फॉर्म्स वगैरह होते हैं, इन सभी का यूज किया जाता है। इसमें क्या रहता है? भारतीय डाकघर जितने भी कॉर्पोरेट या सरकारी संगठन होते हैं उनको उनके ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। विज्ञापन देने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए और माध्यम पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेटर बॉक्सेस का यूज किया जा सकता है, पोस्टल परमिसेस का यूज किया जा सकता है, पोस्टल स्टेशनरी का यूज किया जाता है। तो इस तरह से विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है, और लोगों तक उनको पहुंचने में मदद की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर पैटर्न एंड सैंपल पैकेट? पैटर्न और नमूना पैकेट के लिए अधिकतम भार सीमा क्या है? 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर 7 kg? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। पैटर्न और नमूना पैकेट के लिए अधिकतम भार सीमा की बात करें 2 kg है, ए ऑप्शन सही आ जाएगी। What is the minimum amount to open सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 500 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 50, 1000 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 100, 250 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 100, 250 एंड इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज़। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सुकन्या समृद्धि का खाता न्यूनतम जो है वो 250 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। इसके बाद आगे चलें, जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो कितने रुपए के मल्टीपल में किया जाता है? 50 रुपये के मल्टीपल में। कैसे? 50 के बाद 100 रुपये, 100 के बाद 150 रुपये, उसके बाद 200 रुपीज़। इस तरह से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? 250 रुपये के साथ खाता खोला जा सकता है और उसके बाद इसमें जो डिपॉजिट किया जाएगा वो 50 रुपये के मल्टीपल में रहता है। सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। Who developed International Financial System IFS software to coordinate international remittance services among the partner countries? भागीदार देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं के समन्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यूपीयू एशियन या फिर इंडिया पोस्ट? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने किया, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन एट? फ्लैटली जमा खाते कहाँ खोले जा सकते हैं? एनी हेड पोस्ट ऑफिस, किसी भी प्रधान डाकघर में, फ्लैटली ब्यूरो में खोले जाएंगे, सर्कल और रीजनल ऑफिस में, या फिर पोस्टल स्टोर डिपो कहाँ खोले जाते हैं? सही आंसर आपके पास भी आ जाएगा। फ्लैटली ब्यूरोज में इनको खोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Commemorative stamps are issued, as the name suggests, commemorating
important events, prominent personalities in various fields etc. in what quantity they are printed। जैसा कि नाम से पता चलता है सम्मारक, डाक टिकट, महत्वपूर्ण घटनाओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख हस्तियों आदि की स्मृति में जारी किए जाते हैं। वे कितनी मात्रा में मुद्रित होते हैं? अनलिमिटेड क्वांटिटीज, ओनली एज पर डिमांड ऑफ फ्लैटली ब्यूरो, इन लिमिटेड क्वांटिटीज या फिर ओनली एज पर डिमांड ऑफ फ्लैट लिस्ट। सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में इनको जारी किया जाता है। अब कोई भी फील्ड होती है, जैसे वो साइंस की फील्ड हो सकती है, मैथ की फील्ड हो सकती है, ठीक है, वो कैसे युद्ध का कुछ क्षेत्र हो सकता है, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण फील्ड होती है, वहाँ पे जो प्रमुख हस्तियाँ होती हैं जिन्होंने वहाँ पे कोई बड़ा काम किया होता है या मुख्य काम किया होता है, उनके संबंध में, या कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती है क्या पास्ट में, तो उसके संबंध में, उनकी याद में इनको जारी किया जाता है। और लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। An account bag is used between a and its head office to enclose cash bags and articles, documents etc. connected with accounts from the head office to one of its and vice versa। एक लेखा जो थैला होता है उसका प्रयोग हमें बताना है प्रधान कार्यालय और किसके बीच में किया जाता है? जिसके बीच में कैश बैग, ठीक है, उसमें लेखे रहते हैं, ठीक है, अकाउंट्स रहते हैं, दस्तावेज इत्यादि संलग्न होते हैं जो लेखों से जुड़े होते हैं, प्रधान कार्यालय द्वारा किसको भेजे जाते हैं, या फिर उस कार्यालय के द्वारा इन्हें प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। यानी कि हेड ऑफिस और किसके बीच में अकाउंट बैग का यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या फिर डिवीजन ऑफिस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, हेड ऑफिस और उसके एक सब पोस्ट ऑफिस के बीच में अकाउंट बैग का यूज किया जाता है, जिसमें आपके पास कैश बैग रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। What is the maximum weight limit of an air mail bag और एयर ट्रांजिट बैग? हवाई डाक थैले या फिर हवाई ट्रांजिट बैग जो होते हैं उनका अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 10 kg, 20 kg, 35 kg या फिर 30 kg। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो एयर बैग होते हैं, एयर मेल बैग होते हैं, एयर ट्रांजिट बैग होते हैं, मैक्सिमम उनका जो वेट है वो 30 kg 30 किलोग्राम हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। वट इज मीन्ड बाई PSO? PSO का क्या मतलब हो जाएगा? पोस्टल सॉर्टिंग ऑफिस, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, प्रेस सेक्शन ऑफिस या फिर पोस्टल सेक्शन ऑफिस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस आ जाएगा। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस के बारे में हम करते भी हैं कि जो आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं या उनके पैकेट होते हैं, संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बिना किसी विलंब शुल्क के कहाँ पे स्वीकार कर लिए जाते हैं, उसमें भी हमारे पास प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस एक ऑप्शन आती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When an insured letter bag is prepared as a due bag, it should be। जब एक बीमित पत्र बैग देय बैग के रूप में निर्धारित किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, वैसे तो इंश्योर्ड लेटर बैग जो होता है ये ड्यू नहीं होता है, जब इसकी आवश्यकता होती है तभी इसको बनाया जाता है, लेकिन अगर इसको निर्धारित किया गया हो कि इसे बनाया जाना है तो क्या किया जाएगा? डिस्पैच्ड इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग विद सुटेबल रिमार्क इन द रजिस्टर्ड लिस्ट। तो इसे बनाया जाता है पंजीकृत सूची में उपयुक्त टिप्पणी के साथ और पंजीकृत बैग के अंदर इसे प्रेषित किया जाता है। तो इसका 13 का सही आंसर आपके पास ए आ जाएगा। The unit bag office will send its daily bag balance report to। यूनिट बैग कार्यालय अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट किसको भेजता है? लोकल हेड पोस्ट ऑफिस को भेजेगा, डिविजनल ऑफिस को भेजेगा, SRM ऑफिस को भेजेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, किसे भेजेगा? 14 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी आ जाएगी। यूनिट बैग ऑफिस जो है अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट जिला थैला कार्यालय को भेजता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच अमंग दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? द टर्म बीट यूज्ड इन रिलेशन टू एन RMS सेक्शन मींस द पोर्शन ऑफ अ रेलवे लाइन ओवर विच द सेक्शन डज नॉट वर्क। RMS अनुभाग के संबंध में प्रयुक्त गश्त शब्द का अर्थ रेलवे लाइन का वह हिस्सा है जिस पर अनुभाग काम नहीं करता। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रेलवे मेल सर्विस की बात करें इसके संबंध में क्या जब भी गश्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो ये क्या चीज आ जाएगी? इसका अर्थ होगा रेलवे लाइन का वह हिस्सा जिस पर अनुभाग काम करता है, वो अनुभाग की क्या हो जाएगी? गश्त हो जाएगी। द एक्सप्रेशन कैंप कोरेस्पोंडेंस मीन्स लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस्ड कैंप। अभिव्यक्ति शिविर पत्राचार का अर्थ ऐसे पत्रों या फिर ऐसे पत्राचार के अन्य लेखों से है जिन्हें शिविर को संबोधित किया जाता है, यानी कि इसमें कोई अन्य पता नहीं जोड़ा जाता है, कैंप का पता इसमें जोड़ा जाता है। लेट लेटर्स आर लेटर्स प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ अ पोस्ट ऑफिस आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग।
विलंबित पत्र वह पत्र होते हैं जिन्हें डाकघर की खिड़की पर निर्धारित घंटों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है और उनके ऊपर विलंब शुल्क का भुगतान क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हम लेट लेटर्स कहते हैं। अगर विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है उनको टू लेट लेटर्स कहा जाएगा, अति विलंबित पत्र कहा जाता है। अ मिसेंट आर्टिकल इज एन आर्टिकल विच हैज बीन एरोन्यूसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस टू एन ऑफिस अदर देन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। एक गलत भेजा गया लेख वह लेख होता है जिसे किसी कार्यालय द्वारा गलती से उसके गंतव्य कार्यालय की बजाय अन्य कार्यालय को भेज दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मिसेंट क्या हो जाएगा, उसको भेजना किसी और कार्यालय को था, गलती से उसको किसी और कार्यालय को भेज दिया जाता है। तो 15th की सही ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हमें बताना है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दे रखी है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बीट शब्द का उपयोग करें डाकिया के बारे में, मेल ओवरसीयर के बारे में, डिलीवरी एजेंट जो होते हैं, वितरण सहायक जो होते हैं, उनके संबंध में, तो क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र हो जाएगा जिसके भीतर उन्हें अपना कार्य करने की आवश्यकता होती है और जिस डाक घर से वो जुड़े होते हैं वो भी इनकी गश्त में शामिल हो जाता है। ठीक है, मिस एंड आर्टिकल ऐसे लेख जिन्हें गलती से उनके गंतव्य कार्यालय की बजाय किसी अन्य कार्यालय को भेज दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। Which fact is incorrect about कैश बैग? कैश बैग के बारे में कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? कैश बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज रिमिटेंसेस ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिसेज। डाक घरों के बीच नकद के प्रेषण को संलग्न करने के लिए कैश बैग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। कैश बैग्स आर ड्यू बैग्स। कैश बैग जो है वो देय बैग होते हैं। क्या ये ट्रू है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी पोस्ट ऑफिसेज के बीच में कैश को एक्सचेंज किया जाना हो, नकदी का आदान प्रदान किया जाना हो, केवल उसी समय कैश बैग्स का उपयोग किया जाता है, अन्यथा इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये ड्यू बैग कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। दे आर ऑर्डिनरली डिस्पैच्ड एंड क्लोज इन अकाउंट बैग्स। रजिस्टर्ड बैग्स और ब्रांच ऑफिस बैग्स सामान्य तौर पर इन्हें क्या किया जाता है, लेखा थैले। पंजीकृत बैग शाखा कार्यालय बैग में संलग्न करके भेजा जाता है। कैश बैग्स आल्सो बी सेंट लूज इन चार्ज ऑफ पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर और अदर सबॉर्डिनेट। कैश बैग जो होते हैं इनको डाकिया के माध्यम से, ग्राम डाकिया के माध्यम से, मेल ओवरसीयर जो होते हैं या फिर अन्य जो अधीनस्थ होते हैं उनके हाथ भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा आ जाएगा, बी वाला गलत है। बाकी सभी ऑप्शंस कैश बैग के बारे में सही है। अब कैश बैग जो है ड्यू बैग नहीं होंगे। ये कौन से अनयूजुअल मेल में आ जाते हैं, जब आवश्यकता होती है तभी इनको बनाया जाता है। A post office which will transact those transactions which have been authorized by the Director General in this behalf and also remains open on Sunday and holiday is called as। एक डाकघर जो ऐसे लेन देन करता है जिनको महानिदेशक डाक द्वारा निर्धारित किया गया हो और जो रविवार तथा डाकघर अवकाश पर भी खुले रहते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा, नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा, मेन पोस्ट ऑफिस या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जाएगा, 17th की सही ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगी कि नाइट पोस्ट ऑफिस जो होते हैं। अब इनमें जो भी काम किया जाता है नाइट पोस्ट ऑफिस में, बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डाक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और महानिदेशक डाक इनको आदेश दे सकता है कि रात के 8:30 बजे तक और संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। Post boxes are available on a rent at certain post offices as may be determined in this behalf by under certain conditions। कुछ डाक घरों में पोस्ट बॉक्स किराए पर उपलब्ध होते हैं, जैसा कि कुछ शर्तों के तहत। इसके संबंध में किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, हेड ऑफ द डिवीजन, पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द रीजन या फिर हेड ऑफ द सर्कल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हेड ऑफ द सर्कल हो जाएगा। यानी कि CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इस चीज़ का निर्धारण करता है कि कौन से डाक घरों में पोस्ट बॉक्स वाली फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और पोस्ट बैग वाली फैसिलिटी जो है वो सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में, सभी वितरण डाक घरों में उपलब्ध रहती है, चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम हो या ना हो। इस चीज़ का पोस्ट बॉक्स के लिए कोई, पोस्ट बैग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पोस्ट बॉक्स जो है उन्हीं डाकघरों में उपलब्ध होंगे जिनके लिए CPMG द्वारा निर्धारित किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट इज दी सुपरस्क्रिप्शन दैट इज टू बी रिटन ऑन द आर्टिकल व्हेन इट इज पोस्टेड बाय अदर देन गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस स्टैम्प्स। सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों के अलावा
अन्य द्वारा पोस्ट किए जाने पर लेख पर लिखा जाने वाला ऊपरी लेख क्या होता है। अब सर्विस स्टैंप्स का उपयोग करने के लिए अधिकृत या तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, वो होते हैं, तो जब भी वो भेजेंगे आर्टिकल्स को तो उनके लिए लेख के ऊपर क्या लिखा रहता है, OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा रहता है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है जिसको सर्विस स्टैंप्स का यूज करने का हक है, ऐसी कंडीशन में जब वो लेख भेजेगा उस लेख के ऊपर क्या ऊपरी लेख रहेगा या सुपरस्क्रिप्शन रहेगी, ऑन सर्विस लिखा जाएगा, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस लिखा जाएगा, ऑन स्पेशल सर्विसेज लिखा जाएगा, या फिर ऑन ऑफिशियल सर्विस क्या लिखा जाता है, ऑन सर्विस लिखा जाता है। जब सरकारी अधिकारी द्वारा भेजा जाएगा ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा जाएगा। सरकारी अधिकारी के द्वारा अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसे सर्विस स्टैंप्स का यूज करने का हक है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या लिखेगा, ऑन सर्विस लिखा जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इट इज डिजायरेबल टू नोट द सेंडर्स एड्रेस प्रेफरेबल इन दी, यह वांछनीय है कि प्रेषक के पते को कहां पर दर्ज किया जाना चाहिए। एनीवेयर ऑन दी आर्टिकल, आप डाक लेख के ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन दी एड्रेस साइड, टॉप अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ दी एड्रेस साइड, नो नीड टू नोट दी सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता नोट करने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन दी एड्रेस साइड। पता पक्ष के निचले बाएं हाथ के कोने में क्या जाना चाहिए, ये वाला आपका मान लीजिए एक आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेसी का एड्रेस आ जाएगा इस कोने में, यहाँ पे आ जाएंगे डाक टिकट, यहाँ पे आ जाएगा प्रेषक का पता या फिर लेख भेजने वाला जो होता है जिसे सेंडर कहा जाता है उसका पता। द पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू, सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे किसके संबंध में तय किए जाते हैं, वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑफिस, मंडल कार्यालय की कार्य प्रणाली के अनुसार, वर्किंग ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस या फिर प्रधान डाकघर की कार्य प्रणाली के अनुसार, लोकल कन्वीनियंस एंड अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल्स या फिर वर्किंग ऑफ रेलवे सर्विस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जो भी सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे होते हैं, लोकल कन्वीनियंस सबसे पहले स्थानीय सुविधा देखी जाएगी, उसके बाद डाक के आगमन और उसके प्रेषण के समय के अनुसार जो भी आपके पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं उनको फिक्स किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Which one of the following states does not comes under the North East Postal Circle? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व डाक सर्किल के अंतर्गत नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असम जो वो नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय के ये सारे आते हैं। अपने 6 स्टेट हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, शिलोंग में हो जाएगा। Which among the following is incorrect? इनमें से कौन सा गलत है। अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स आर अफोर्डेड ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। अवैतनिक डाक सामग्री को अन्य अपंजीकृत डाक की तुलना में प्रेषण में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। पहले वाला पॉइंट ही गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, अनपेड पोस्टल आर्टिकल जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया है, ऐसे डाक लेखों को प्रसारण के दौरान अपंजीकृत डाक की तुलना में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इनके अपंजीकृत डाक को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन अनपेड जो आर्टिकल्स रहेंगे उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ऑल फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल। पूरी तरह से प्रीपेड डाक लेखों का यथासंभव शीघ्रता से वितरण किया जाना चाहिए। फुली प्रीपेड जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का पूरी तरह से भुगतान कर दिया है, उनके लिए ये प्रयास रहता है जैसे ही वो डिलीवरी के कार्यालय में पहुंचेंगे उनका जल्दी से जल्दी वितरण किया जाए, जल्दी से जल्दी उनका निपटान किया जाए। लेकिन अनपेड आर्टिकल्स या फिर इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स के बारे में इस तरह का कुछ भी नहीं किया जाता है। अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग। अवैतनिक डाक लेख शुल्क लगाने के उद्देश्य से रोके जा सकते हैं। यानी कि जो अनपेड आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया है, उनके ऊपर शुल्क लगाने के उद्देश्य से उनको रोका जा सकता है। Unpaid postal articles are not issued along with the special deliveries intended only for unregistered mails. अवैतनिक डाक लेखों को अपंजीकृत लेखों के साथ विशेष वितरण के लिए जारी नहीं किया जाता है। अब जितने भी अनपेड आर्टिकल्स होते हैं उनको अपंजीकृत लेखों के जो विशेष वितरण वाले होते हैं, विशेष वितरण के लिए उनको जो जारी किया जाता है, उन लेखों के साथ अवैतनिक डाक लेखों को जारी नहीं किया जाता है। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए वाली
ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्सल, पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज्ड एज। जब किसी भी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है वो कैसे किया जाना चाहिए? एज एन आउटसाइड कवर, बाहरी आवरण की तरह किया जाना चाहिए, फोर साइड कवर की तरह, लूज कवर की तरह, या फिर इनसाइड कवर की तरह। कैसे यूज किया जाना चाहिए? आंतरिक आवरण की तरह यूज किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन से आ जाएगी। तो जब भी कोई पार्सल भेजा जाता है, पैकेट या पत्र भेजा जाता है अनरजिस्टर्ड, अपंजीकृत, तो उसकी सुरक्षा के लिए जब भी मोम कपड़े का उपयोग किया जाता है, पहले तो सलाह दी जाती है आप सीलिंग बैग्स का उपयोग ना करें, ऐसे किसी भी पत्र, पैकेट या पार्सल को बाहर से सील करने के लिए। लेकिन अगर आप मोम के कपड़े का यूज करते भी हैं तो उसको इनसाइड कवर की तरह हमेशा यूज किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not mandatory to be presented at the post office counter? निम्नलिखित में से किसे डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है? लेटर्स और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रजिस्टर्ड, पंजीकरण के लिए पत्र या फिर अन्य लेख, लेटर्स और अदर आर्टिकल्स इनसफिशिएंटली पोस्टेज पेड, आधे अधूरे शुल्क का भुगतान किए हुए पत्र या फिर अन्य लेख, लेटर्स और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी इंश्योर्ड, बीमा के लिए आश्रित पत्र या फिर अन्य लेख, आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी सेंट एज वैल्यू पेबल, मूल्य दे के रूप में भेजने के लिए आश्रित लेख, यानी कि जिनको आप वीपी आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं। अब इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। हमें क्या बताना है? कौन से डाक लेखों को डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। अब कोई भी पत्र है या अन्य लेख है जिसका आप पंजीकरण करना चाहते हैं, उसको हमेशा डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे आर्टिकल जिनका आप बीमा करना चाहते हैं उनको भी डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी लेख जिसे आप वीपी आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं उसे भी डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे पत्र या फिर ऐसे लेख जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है, उनको आप कहीं भी पोस्ट कर दो, उनके लिए आपसे कौन पूछेगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। How to deal with article fastened with pins if the irregularity is detected at the office of posting? पिन से बंधे हुए लेख का निपटान कैसे किया जाएगा यदि इस अनियमितता का पता पोस्टिंग के कार्यालय में ही चल जाता है? रिटर्न टू द सेंडर, प्रेषक को इसे लौटा दिया जाएगा। ट्रांसमिट टू द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता को प्रेषित की जाएगी। पैक प्रॉपरली एंड सेंट टू एड्रेसी, ठीक से पैक करेंगे और इसे प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाएगा। ट्रांसमिट टू रिटर्न लेटर ऑफिस, इसे पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर 26 का आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, रिटर्न टू सेंडर। अब पिन से बंधी हुई एक तो होती है आपके जो स्टेपलर वाली पिन, अगर उसका यूज़ किया इट्स ओके है, उसको भेजा जाएगा। लेकिन एक दूसरी पिन होती है सुई जैसी, अगर उसका उपयोग किया है किसी भी डाक लेख को बंद करने के लिए, अब पिन का यूज़ किया है, जब उसको पोस्ट करने के लिए आप डाक घर में चाहते हैं तो पोस्टिंग के कार्यालय में, जहाँ से आप लेख को पोस्ट करने वाले हैं उसी कार्यालय में इस चीज़ का पता चल जाता है कि आपने लेख को बंद करने के लिए पिन का यूज़ किया है, तो ऐसी कंडीशन में वो वाला डाक लेख आपको वापस लौटा दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रसारण के दौरान ये चीज़ पाई जाती है तो उस लेख को प्रेषक को वापस किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा? RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। और उसमें अभी ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो पिन होती है उसको पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद RLO को भेजा जाता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए ऑप्शन 26 की यहाँ पे सही आ जाएगी। What is the maximum weight up to which speed post parcels can be booked? अधिकतम कितने वजन तक के लिए स्पीड पोस्ट पार्सल बुक किए जा सकते हैं? 35 kg, 20 kg, 4 kg या फिर 2 kg? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है मैक्सिमम उसको 35 kg तक बुक किया जा सकता है, यानी कि इतने वजन तक कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा जा सकता है। बट इज द एक्सटेंशन ऑफ सीओडी, सीओडी का विस्तार क्या है? क्लोजर ऑफ डिलीवरी, कलेक्शन ऑफ डिलीवरी या फिर कैश ऑन डिलीवरी या फिर कलेक्शन ऑन डिलीवरी? सही आंसर क्या आ जाएगा? सीओडी की फुल फॉर्म हो जाएगी कैश ऑन डिलीवरी। और कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल जो है सीओडी 50,000 रुपये तक के लिए भेजा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। वीपी आर्टिकल जो है वो 5,000 रुपये के लिए भेजा जा सकता है। दोनों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बट इज द मिनिमम एज ऑफ द स्पाउस एट द टाइम ऑफ एंट्री?
अंडर ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस पीएलआई पॉलिसी, संयुक्त जीवन पीएलआई पॉलिसी के तहत प्रवेश के समय जीवन साथी की न्यूनतम आयु क्या होगी? 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस होती है पीएलआई पॉलिसी, इसको स्पाउस यानी कि जोड़ा कौन होता है? हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मिलकर खुलवा सकते हैं। उनमें एक जो है वो पीएलआई पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों की लाइफ को कवर किया जाता है। अब जो यहाँ पे स्पाउस हैं, क्या जो दंपति है, उनकी आयु जो 21 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यानी कि ज्वाइन के समय जो यहाँ पे मिनिमम एज रहेगी स्पाउस की या दंपति की, वो कितनी हो जाएगी? 21 ईयर हो जाएगी। Anyone taking RPLI policies worth or more than rupees 25,000 sum assured with non-standard proof of age shall not be beyond। आयु के गैर मानक प्रमाण के साथ 25,000 रुपये से अधिक की RPLI पॉलिसी लेने वाला कोई भी व्यक्ति कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपके पास बी आ जाएगा, 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, जीके वाले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा, तुंगभद्रा डैम। नेक्स्ट है आपके पास कुडनकुलम इज फेमस फॉर, कुडनकुलम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। 42 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which article of the Indian Constitution states that the Council of Ministers shall be collectively responsible for the legislative assembly of the state? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 164 में इस चीज के बारे में बताया गया है। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे। आगे चलते हैं, विद विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड? डेविस कप जो वो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। 45 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 46 की सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। Which of the following is not written by मुंशी प्रेमचंद? निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? इसका सही आंसर सी आ जाएगा, गाइड। गोदान, क्या गोवन और मानसरोवर ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, इन विच स्टेट आर दी दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स सिचुएटेड? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर 48 का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है। आगे चलते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडोप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर आयोजित अपने सत्र में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था? कराची, इलाहाबाद, कलकत्ता या लाहौर? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? लाहौर अधिवेशन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 49 की सही आ जाएगी। जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट अ रेस इज अ स्पेशल फीचर? निम्नलिखित में से किस उत्सव में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? क्या इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 50th का बी आ जाएगा, ओनम। आगे चलते हैं, पोस्टमैन के लिए देखते हैं पेपर नंबर 2 या पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज डन टू? पंजीकृत लेख का वितरण जो है वो किया जाना चाहिए एड्रेस स्पेसिफिक, विशिष्ट पते पर किया जाएगा। एड्रेस स्पेसिफिक बोथ एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। जब भी पंजीकृत लेख का वितरण किया जाता है तो ये नहीं कि वो विशेष जो पता उसके ऊपर दिया उस पते पर जाकर किसी को भी कर देंगे। वो किसको दिया जाएगा? विशिष्ट प्राप्तकर्ता को। जो भी लेख के ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम लिखा है उसी को उस डाक लेख का वितरण किया जाना चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन आपके पास, रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी डिटेन्ड इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग? पंजीकृत लेख को डाकघर में अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है? 15 डेज, 7 डेज, 30 डेज या फिर 20 डेज? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैक्सिमम किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल को 7 दिनों की अवधि के लिए डाकघर में रोक कर
रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन्स आर ट्रीटेड एज, मृत व्यक्तियों को संबोधित लेख को किस रूप में माना जाता है? अनक्लियर्ड, अनक्लेम्ड, एड्रेसी नॉट फाउंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लावारिस लेख की तरफ से ट्रीट किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के संबंध में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा ऐसे लेखों के वितरण के संबंध में किसके पास डिस्क्रिशन होता है, विवेकाधिकार होता है कि अगर मृत व्यक्ति को कोई भी संबोधित लेख है तो उसका वितरण वो कर सकता है। अगर वो अनइंश्योर्ड है, अगर उसमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट की संभावना नहीं है, तो कौन अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके उस लेख का वितरण कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो मृतक का निकट संबंधी हो, जिसने उस लेख को लेने के लिए आवेदन किया हो। अगर वहां पे डिस्प्यूट की कोई संभावना हो जाती है, लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाती है, कोई भी काउंटर क्लेमेंट है, प्रति दावेदार है, तब उस लेख के लिए किसको आवेदन किया जाएगा? हेड ऑफ सर्कल को किया जाता है। विवेकाधिकार पोस्ट मास्टर के पास रहते हैं। ये सारे इससे संबंध में बार बार यही पूछे जाते हैं, क्योंकि पार्ट 2 के लिए बहुत छोटा सा सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने 23 सर्कल में, वो ही सारा अगर आप अच्छे से करके साथ हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आया होगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज प्रोवाइड विच सर्विस? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिया कौन सी सेवा प्रदान करते हैं? स्पीड पोस्ट बुकिंग, पार्सल बुकिंग, पीपीएफ बुकिंग, या फिर सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉरम्स? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉरम्स। मनी ऑर्डर फॉरम की बिक्री करते हैं। बुक किसे करते हैं? वो रजिस्टर्ड आर्टिकल, पंजीकृत लेखों की बुकिंग करने के लिए उनको अधिकृत किया जाता है। वीपी प्रणाली से संबंधित वो अपने साथ फॉर्मों का छोटा सा स्टॉक ले जाते हैं, पोस्टेज स्टैंप्स का ले जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। रीडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज डन, डाक लेख का पुनः निर्देशन कैसे किया जा सकता है? फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क किया जाएगा। बाई पेमेंट ऑफ हाफ दी पोस्टेज, बाई पेमेंट ऑफ फुल पोस्टेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क किया जाता है। तो कोई भी डाक लेख है उसका पुनः निर्देशन कैसे किया जाता है? बिना किसी चार्जेस के किया जाता है। पुनः निर्देशन हम बार बार पढ़ते हैं, क्या चीज़ें होती है? मान लीजिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ये ऑफिस ऑफ डिलीवरी है, अब यहाँ पे ये कोई और कार्यालय है। अब ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से एक डाक लेख भेजा जाता है इस डाकघर में जिसका वितरण किया जाना है, ठीक है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। लेकिन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, देखा जाता है कि इस लेख का प्राप्तकर्ता इस वाले पोस्ट ऑफिस के वितरण क्षेत्र के भीतर नहीं रहता, वो किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी एरिया के भीतर रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस डाक लेख को फिर से उस अन्य पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा जाएगा जिसके वितरण क्षेत्र के भीतर वो प्राप्त करता रहता है जिसके लिए लेख भेजा गया है। ऐसी कंडीशन में जब इस डाकघर के द्वारा किसी अन्य डाकघर को वो डाक वस्तु भेजी जाती है उसको कहते हैं पुनः निर्देशन करना। अब पुनः निर्देशन इनलैंड पोस्ट में अगर किया जाएगा, ठीक है, फॉरेन पोस्ट तो आपके लिए है नहीं, इनलैंड पोस्ट में जब भी किया जाएगा तो ध्यान में रखना पार्सल ही एक ऐसी श्रेणी है, क्योंकि 10 तरह के लेखों के बारे में हम करते हैं, उसमें से केवल पार्सल ही ऐसी डाक लेखों की श्रेणी है जिसके लिए आपको रिडायरेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, पुनः निर्देशन शुल्क देना पड़ता है। बाकी किसी भी लेख के लिए नहीं लगेगा। पार्सल में भी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में उसके ऊपर शुल्क आपको देना पड़ेगा, हाफ दी प्रीपेड रेट। अगर वो वाला जैसे हमने यहाँ पे किया कि मान लीजिए उसका पुनर्निर्देशन करना है, अगर इसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के या टाउन पोस्ट ऑफिस के भीतर किया जाना है पुनः निर्देशन, तो पार्सल का फ्री रीडायरेक्शन की जाएगी। अगर किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी क्षेत्र के भीतर किया जाना है तो हाफ दी प्रीपेड आपको देने पड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ऐसे पार्सल जो ट्रूप्स क्या होते हैं, सैनिक, जो सैनिक होते हैं उनको संबोधित पार्सल की अगर रिडायरेक्शन की जाएगी, चाहे वो कहीं के लिए की जाती है भारत के भीतर, तो उनके लिए भी आपको रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव्ड बाई पोस्टमैन फॉर डिलीवरीज, वितरण के लिए डाकिया द्वारा प्राप्त किए गए बीमित लेख का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है? 3,400 रुपये, 200 या फिर 500 रुपये। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अब बीमित लेख है, ठीक है, 500 रुपये तक का है तो उसके लिए डाकिया को दिया जाएगा ताकि उसका वितरण किया जा सके। 500 रुपये से अधिक के लिए अगर उसकी इंश्योरेंस की गई है, बीमा किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस डाक का वितरण डाक घर की खिड़की पर ही किया जाएगा। और वीपी आर्टिकल के लिए कितनी लिमिट है? 100 रुपीज़ है। कस्टम ड्यूटी आर्टिकल के लिए कितनी लिमिट है? 50 रुपीज़ है। अगर यहाँ पे चेक की बात करें, चेक जो है कब स्वीकार किया जाता है? जब आपकी ट्रांजैक्शन 20 रुपये से अधिक के लिए होगी और उसका जो डाक लेख का वितरण जो कहाँ पे लिया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लिया जा रहा है। ध्यान रखना, कभी भी डाकिया चेक स्वीकार नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्टमैन बीट इज फिक्स्ड बाई, डाकिए की गश्त जो है वो कौन निर्धारित करता है? डिविजनल हेड करेगा। हेड पोस्टमैन के द्वारा की जाएगी, पोस्ट मास्टर या फिर इंस्पेक्टर, किसके द्वारा की जाती है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती है, डाकपाल के द्वारा की जाती है। इन शॉर्ट आर्टिकल एड्रेस्ड टू माइनर कैन बी डिलीवर्ड टू, अवयस्क को संबोधित बीमाकृत लेख का वितरण किसे किया जा सकता है? माइनर हिमसेल्फ, स्वयं नाबालिग को किया जाएगा, गार्डियन ऑफ द माइनर, नाबालिग के अभिभावक को किया जाएगा, माइनर इन प्रेजेंस ऑफ गार्डियन या फिर अभिभावक को सॉरी यहाँ पे माइनर को किया जाएगा लेकिन अभिभावक की उपस्थिति में, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब कैसे किया जाता है? कोई भी बीमित लेख अगर किसी भी अवयस्क को संबोधित किया जाता है तो उस बीमित लेख का वितरण जो है वो माइनर को किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा? माइनर जिसकी भी देख रेख में रहता है, जिस व्यक्ति की देख रेख में वो प्रेजेंट में रहता है, उस व्यक्ति की देख रेख में माइनर से क्या किया जाएगा? रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगर वो हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और फिर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को उस व्यक्ति से सत्यापित करवाया जाएगा जिसकी देखरेख में या जिसकी प्रेजेंस में वो नाबालिग रहता है। फिर उसके बाद उस लेख का वितरण नाबालिग को किया जाएगा। तो इस तरह से इसका वितरण किया जाता है। सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस इज केप्ट बाई पोस्टमैन इन फोरम, सूचना और नोटिसों के लिए रसीदों की पुस्तक डाकिया द्वारा कौन से प्रपत्र में रखी जाती है? RP 53, RP 63, RP 73 या फिर RP 85। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, RP 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट डन बाई हेड पोस्टमैन, निम्नलिखित में से कौन सा काम प्रधान डाकिया द्वारा नहीं किया जाता है? अटेंड माइनर कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायतों पर ध्यान देना, बुक पार्सल बुक करना, वेरीफाई EMO पेमेंट या फिर कन्वेइंग मनी टू ट्रेजरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बुक पार्सल बुक करना उसका काम नहीं है। छोटी मोटी शिकायतों पर ध्यान देना किया जा सकता है। EMO के भुगतान का सत्यापन किया जा सकता है। कोषागार ट्रेजरी तक धन पहुंचाने का काम उसको दिया जा सकता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। पोस्टमैन शुड नो, डाकिए को क्या पता होना चाहिए? रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज, अंतर्देशीय डाक की दरें उसे मालूम होनी चाहिए। EMO कमीशन उसको पता होना चाहिए। फी फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए शुल्क उसको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस या फिर ये सभी उसको पता होने चाहिए। तो कोई भी डाकिया होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसको इनलैंड पोस्टेज के ऊपर क्या रेट्स लिए जाते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल भेजा जाना है, पत्र भेजा जाना है, क्या उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, मनी ऑर्डर भेजा जाना है उसके ऊपर क्या कमीशन लगेगा, पंजीकरण के लिए क्या शुल्क लगेगा, या फिर जो कॉमनली रिक्वायर फॉर्म होते हैं जनता को बार बार भरने पड़ते हैं, उन फॉर्म्स को भरने में भी वो सक्षम होना चाहिए। जैसे डिपॉजिट का है, विड्रॉ का है, अकाउंट ओपनिंग का है, मनी ऑर्डर फॉर्म्स है, ये सारी चीजें भरने में भी वो सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों को वो हेल्प कर सके। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पोस्टमैन बुक इज मेंटेन्ड इन, डाकिया की पुस्तक का रख रखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? MS 97, MS 34, MS 27 या फिर MS 36। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, MS 27 के ऊपर इसका रख रखाव किया जाता है। विलेज पोस्टमैन विजिट बुक इज मेंटेन्ड इन, ग्राम डाकिया की विजिट बुक का रख रखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? MS 90, MS 86, MS 83 या फिर MS 67। सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, MS 86। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन बीट टू अदर इज डन बाय द परमिशन ऑफ, लेख का एक गश्त से दूसरी गश्त में स्थानांतरण किसकी अनुमति से किया जा सकता है? डिलीवरी असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन हिमसेल्फ या फिर इंस्पेक्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक डाकिया जो अपनी गश्त में जाता है किसी भी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए, लेकिन अपनी गश्त में जाने के बाद वो पाता है कि जिस लेख का वितरण करने के लिए उसे लेख वो सौंपा गया है, उस लेख का प्राप्तकर्ता किसी दूसरे डाकिये की गश्त के भीतर में रहता है। अब वो डाकिया क्या करेगा? डाकिया वापस आएगा डाकघर में। डाकघर में जो डिलीवरी असिस्टेंट होता है, वितरण सहायक होता है, उसकी परमिशन से वो जो लेख होगा दूसरे डाकिये को सौंपा जाएगा जिसकी गश्त के भीतर वो प्राप्त करता रहता है। 15th की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। इंश्योरेंस सील मस्ट रिमेन इन पोजेशन ऑफ, बीमा सील जो है वो किसके कब्जे में रहनी चाहिए? सुपरिटेंडेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर इंस्पेक्टर। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक के कब्जे में ये रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसका कोई भी मिसयूज किया जाता है तो उसके लिए भी प्रधान छंटाई सहायक को जिम्मेदार
ठहराया जाएगा। मेल एब्स्ट्रैक्ट हैज, डार्क सार में क्या होता है, मेल हेड, बैग हेड, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें दो हेड रहते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया होता है, मेल्स और बैग्स। आगे इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से, रिसिप्ट्स प्राप्तियां और डिस्पैचेस प्रेषण, दो भागों में। इस तरह से आगे भी इनको डिवाइड किया जाता है। अब एक मेल एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, क्या, मेल एब्स्ट्रैक्ट, उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक में क्या आ जाएगा आपके पास, मेल्स आ जाएगा, ठीक है, एक में क्या आ जाएगा, मेल्स आ जाएगा, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, बैग्स आ जाएगा। ठीक है, आगे भी इनको डिवाइड किया जाता है, इसमें एक साइड में रिसिप्ट आ जाएंगी, दूसरी साइड में क्या आ जाएंगी, डिस्पैचेज। इसी तरह से सेम इसमें रहता है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 17 का सी आ जाएगा। डेली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाई, दैनिक रिपोर्ट जो किसके द्वारा तैयार की जाती है, इंस्पेक्टर रेलवे मेल के द्वारा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा की जाती है। अब ये जो दैनिक रिपोर्ट होती है प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा तैयार करके अधीक्षक आरएमएस को सबमिट की जाती है, लेकिन ये स्वयं नहीं करता है। कैसे करता है, अभिलेख अधिकारी के माध्यम से की जाती है। और दैनिक रिपोर्ट के बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैनिक रिपोर्ट जो होती है इसको कहाँ से तैयार किया जाता है, तो जो सेट की रफ नोटबुक्स होती हैं वहाँ से इसको लिखा जाता है प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा। आगे चलते हैं। डेली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्मेट, दैनिक रिपोर्ट जो होती है कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाएगी, MS-83, MS-87, MS-93 या फिर MS-35। करेक्ट आंसर 19 का आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। MS-83 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेल पियंस बुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फोरम, मेल चपरासी की पुस्तक कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है, MS-30, MS-35, MS-28 या फिर MS-42। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, MS-28 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और पोस्टमैन बुक जो होती है डाकिया की पुस्तक MS-27, मेल पियंस बुक की बात करें MS-28, दोनों याद रखनी है। आगे चलते हैं। ड्यू में लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज, किसी भी अनुभाग की देय डाक सूची क्या दर्शाती है, मेल ऑफिसेज को, रिकॉर्ड ऑफिसेज को, लिस्ट ऑफ ट्रेन या रेलवे स्टेशन को। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, रेलवे स्टेशन को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी अनुभाग की जो ड्यू मिल लिस्ट होती है वो स्टेशन को दर्शाती है जहां पे या जिन घंटों के दौरान वहां पे जाके डाक को प्राप्त और प्रेषित किया जाना है। डाक के विवरण इसमें दर्शाए जाएंगे, किस कंडीशन में ट्रांजिट बैग में डाक को बंद करके भेजा जाएगा, ये सारी चीजें ड्यू में लिस्ट में दर्शाई जाती हैं। आगे चलते हैं कि ऑफ केस ट्रांजिट बैग इज फॉरवर्डेड इन, जो पारवहन कटघरा पारवहन थैला होता है उसकी चाबी हमेशा कैसे भेजी जाती है, सील्ड कवर में भेजी जाएगी, इंश्योर्ड कवर में, स्पेशल कवर या इनमें से कोई भी नहीं। 22 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी, हमेशा इसको सीलबंद कवर में भेजा जाना चाहिए। 22 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाई सॉर्टिंग ऑफिस बिल रिमेन इन कस्टडी ऑफ, छंटाई सहायक द्वारा प्राप्त आगे भेजे जाने वाले थैले किसकी अभिरक्षा में रहेंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या फिर इंस्पेक्टर। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक। ठीक है, अब इसको आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी छंटाई सहायक द्वारा प्राप्त होते हैं थैले, फॉरवर्ड बैग्स क्या होते हैं, ऐसे थैले जिनको आगे किसी और डाक घर के लिए भेजा जाना है। वो फॉरवर्ड थैले जो होते हैं वो किसके कस्टडी में रहते हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं। और कब तक रहते हैं, जब तक कि उनको आगे भेजने का समय नहीं हो जाता या फिर उनका निपटान नहीं कर दिया जाता। तो उनको क्या किया जाता है, जो मेल बॉक्स होता है उसके अंदर उनको ताला लगाकर रखा जाता है। ताले की चाबी प्रधान छंटाई सहायक के पास रहती है, इस तरह से वो उनकी अभिरक्षा करता है, इस तरह से उसकी कस्टडी में ये रहेंगे। ट्रांजिट बैग्स मस्ट बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, पारवन थैले जो वो किसकी उपस्थिति में बंद और सील किए जाने चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड, मेल एजेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक, हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट। इनमें से किसी की भी उपस्थिति में प्रेजेंस में पारवन थैले को बंद और सील किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, दी स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाई, स्टेशनरी दर सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, सुप्रिंटेंडेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर पोस्ट मास्टर जनरल। सही आंसर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी दर सूची डिवीजन में जितने भी डाक कार्यालय या अनुभाग होते हैं उनको कितनी संख्या में, कितनी क्वांटिटी में लेख प्रदान किए जाएंगे, स्टेशनरी दी जाएगी, इस चीज के बारे में स्टेशनरी दर सूची में दर्शाया जाता है, जिसे सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। तो ये था आपके पास हरियाणा सर्कल का MTS पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो
कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तब भी आप अपने रिव्यू या फिर अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज आप हमें कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स ये जो आपको करवाए जा रहे हैं, इनकी पीडीएफ फाइल्स आपको लगभग 3 सालों के लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनके पिछले जो 3 सालों में एग्जाम हो चुके हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स आपको दी जाएंगी और वो आप अच्छे से करके जाते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ज़रूर आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।